चलिए वजह हम लोग आज डिस्कशन करेंगे आपका आखिरी पोर्शन रिगार्डिंग द menstruation पार्ट. So let us start with the first question we have. Look at this problem carefully. इस प्रॉब्लम में मुझे आपको कहा है इन द स्विमिंग पूल मेजरिंग 90 मीटर इंटू 40 मीटर. तो 150 men take a dip if the average displacement of the water by a man is 8 cubic meter. What will be the rise in the water level? देखिए स्विमिंग पूल का मेजरमेंट है 90 मीटर इंटू 40 मीटर. ऑल राइट. 150 मैन डिप ले रहे हैं और डिप लेने से एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय अ पर्टिकुलर मैन वो 8 क्यूबिक मीटर है. तो राइज इन द वाटर लेवल आपको बताना. आप सपोज करो, लेट अस सपोज स्मॉल एच इज गोइंग टू बी द राइज इन द वाटर लेवल. गुरबन आप ये बताओ कि इस केस में जब पूल का मेजरमेंट 90 इंटू 40 है और एच आपका वाटर लेवल राइज हुआ है, जब 150 मैन जो है वो डिप ले रहे हैं और हर पर्टिकुलर पर्सन का एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 क्यूबिक मीटर है, तो आई थिंक द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल. द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होगा. डू यू एग्री? यस सर, वो इक्वली रहेगी। हम्म. तो जो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपका इक्वल है. तो मुझे बताइए अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल है तो इसका मतलब है कि आपका पूल का जो वॉल्यूम है दैट कम्स आउट टू बी सिंपली 90 इंटू 40 इंटू एच. दैट मस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर जब आपके 150 में डिप ले रहे हैं और एवरेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो 8 क्यूबिक मीटर है. आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 150 इंटू 8, इजंट इट? इस क्वेश्चन में इमेजिन करिए कि ये सब कुछ एक स्विमिंग पूल में हो रहा. तो 90 इंटू 40 इंटू एच विल बिकम इक्वल्स टू 150 इंटू 8. और वजह यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका एच जो है वो आपको निकालना है. तो एच इज कमिंग आउट टू बी 150 इंटू 8 डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा 90 इंटू 40. एंड आई थिंक इफ यू कैलकुलेट दिस तो यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग करिएगा मुझे. तो दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस वे. सो आई थिंक दिस विल बी कमिंग आउट टू बी सिंपली 1/3. सो 1/3 मीटर आपके पास होगा. And I think the answer is given in centimeters. So 1 meter will come out to be 100 centimeters. So 100 by 3 centimeter. So the answer will come out to be roughly 33.33 centimeter. Am I right? इसमें देखो ऐसा हो जाए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस जो कोई चीज कंटेन करती है या फिर फिल करती है. तो मेजरमेंट आपको पता है स्विमिंग पूल के 90 इंटू 40, 90 मीटर मान लीजिए लंबाई है, 40 मीटर उसकी विड्थ है और हाइट आपने एच मान लिया. तो वॉल्यूम हो गया 90 इंटू 40 इंटू एच. जब 150 लोग उसमें डिप करेंगे तो वजह ऑटोमेटिकली एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर जो है वो पर पर्सन 8 क्यूबिक मीटर है. तो कितना वॉल्यूम होगा? इट विल बी 150 इंटू 8. बोथ द वॉल्यूम विल बिकम इक्वल क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल हो जाएगा. और यहां से आप एच निकाल सकते हैं. एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट आप पूछ सकते हैं मेरे से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कोनिकल टेंट है जिसको अकोमोडेट करना 10 पर्सन. हर पर्सन जो है वो 6 मीटर स्क्वायर स्पेस लेता है बैठने के लिए और 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर लेता है सांस लेने के लिए. तो कितना आपके पास होगा हाइट ऑफ द कोन? देखो इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करेंगे. आप सपोज करो जो ये आपके पास एक कोन है, ये कोन आ गया, कोनिकल टेंट आपका है. अब इस कोनिकल टेंट में क्या करना है? आपको अकोमोडेट करना है 10 पर्सन. ओके. 10 लोगों को अकोमोडेट करना है और हर पर्सन जो 6 मीटर स्क्वायर जो है वो स्पेस लेता है बैठने के लिए.
देखो ऑब्वियस सी बात है, जो बेस है ना वहीं पर वो बैठेगा, तो इस पोर्शन में बैठेगा। तो 6 मीटर स्क्वायर वो स्पेस ले रहा है। 10 आपके पास लोग हैं, तो मुझे बताइए 10 लोग और आपका 6 मीटर स्क्वायर जो वो आपके पास स्पेस है। तो आई थिंक जो बेस में जितने लोग बैठे होंगे वो एरिया जो कवर करेंगे दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। डू यू एग्री विद मी? Pi r square will become equals to 10 into 6. That will come out to be 60 meters square. एरिया ऑफ द बेस जो होगा ना दैट इज गोइंग टू बिकम 60 मीटर स्क्वायर। देखो ना, 10 लोग आपके पास अकोमोडेट होंगे टेंट के अंदर, और हर आदमी जो वो 6 मीटर स्क्वायर स्पेस ले रहा है बैठने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ द बेस बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, एंड दैट शुड इक्वल्स टू 10 into 6। आपको बताना है व्हाट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द कोन। अब आप ये बताइए, कोनिकल टेंट जो वो अकोमोडेट कर रहा है 10 लोगों को, और 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए आपके पास ब्रीथ करने के लिए। सो हाउ विल यू स्टार्ट प्लीज? एनीबडी? गुरमन, मुझे बताओ जी, आपका वॉल्यूम कितना? व्हाट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन? उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन है ना, तो 10 लोग जब आपके पास टेंट के अंदर है, हर आदमी जो है वो 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर ले रहा है टू ब्रीथ करने के लिए। तो आई थिंक आप इस बात को समझेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बिकम, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट समथिंग कंटेन या फिल किया जाता है। तो 10 लोग हैं और हर आदमी को 30 मीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, तो 10 into 30 will be the volume of the cone, and according to the process it will become 1/3 into pi r square, जो कि ऑलरेडी आपका 60 है, इंटू आपका हो जाएगा h जिसको हम निकालना चाहते हैं। सो आफ्टर सम कैलकुलेशन पार्ट, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। सो आई थिंक h विल कम आउट टू बिकम इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा 20। कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ 300 डिवाइड बाय 20, सो व्हाट शुड बी द आंसर? सर 15। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 15। यस। So it will come out to be simply equals to 15. 15 meters. So answer will come out to be your D part. Any question, my dear? Any doubt? आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन पूरा सवाल पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़ो। स्फेरिकल कैनन बॉल है 28 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो स्फेरिकल कैनन बॉल का मतलब ये है कि जैसे ये आपके पास आ गया, मान लीजिए स्फेरिकल कैनन बॉल, इसका 28 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है, इसको आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, और उसको कास्ट किया आपने राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड में, जिसका बेस 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। यानी आपने क्या किया, इसको मोल्ड करके आप बना रहे हैं कोन, इस तरह का देखिए। और इस कोन में ऑटोमेटिकली आपका जो बेस है वो 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। Now look at the next part. You have to find the height of the cone. Correct up to 2 places of decimal तक। ये बताइए, जो स्फेरिकल कैनन बॉल है उसका 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो ऑटोमेटिकली रेडियस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 14। तो जब आप उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैनन बॉल कितना होगा? आई थिंक द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कैनन बॉल विल कम आउट टू बी 4/3
पाई आर क्यूब। अब आप ये बताओ, इसको आपने कैनन बॉल को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद जो आपके पास बच गया उसको कास्ट करके आपने एक राइट सर्कुलर कोनिकल बना दिया जिसमें बेस आपका 35 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो आई थिंक जितना वॉल्यूम आपके पास आया मेल्ट करने पर वो सारा का सारा आपने यूटिलाइज कर दिया टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड। So I think volume of the right circular conical mold will come out to be 1 by 3 times pi r square into h. I'm considering capital R as the radius of the base of the cone. So वजह यहाँ पे अब बताइए आप इसके बाद इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। मेरा ख्याल से दोनों वॉल्यूम वजह आपके इक्वल होंगे क्योंकि स्फेरिकल कैनन बॉल को मेल्ट करके आपने एक राइट सर्कुलर कोनिकल मोल्ड बना। So I think 1 must equals to 2. So 4 by 3 pi r cube must equals to 1 by 3 times pi into capital R square into h. You have to find the height of the cone. और यहाँ वैसे कैलकुलेशन कैसे होंगी 4 by 3 pi into now the radius for the cannonball it comes out to be 14, so it will be 14 cube is equals to 1 by 3 into pi इंटू आर स्क्वेयर। तो क्योंकि आपका कोनिकल जो मोल्ड है उसका जो बेस है उसका डायमीटर 35 है, सो द रेडियस विल कम आउट टू बी 35/2 इंटू एच। आई थिंक पाई और पाई का कटिंग होगा, 3 और 3 का कटिंग होगा, वैसे यहां से आपके पास जो आएगा वो आएगा एच का वैल्यू। सो आई थिंक एच विल कम आउट टू बी 4 इंटू 14 क्यूब that should be divided by 35/2 का कंप्लीट स्क्वायर। और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो रफली कम्स आउट टू बी 35 पॉइंट आपके पास हो जाएगा 8। इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो 35.84 इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिवित कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं। नो सर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस दैट समथिंग कंटेन या फिल करती है। ठीक है जी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको कह रहा है कि एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, उसको आपने मोल्टन एंड मेड इनटू 1000 स्मॉलर सफियर्स ऑफ इक्वल साइज। आप सपोज करो जी ये आपके पास है, सपोज एक स्फेरिकल मेटल बॉल, ये बड़ा स्फेरिकल मेटल बॉल, इसका जो रेडियस है वो आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, चलिए इसके रेडियस की बात करते हैं। तो देखिए इसका रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, सो आई एम कॉलिंग इट एज स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको आपने मोल्टन किया, ठीक है जी। तो अब उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मोल्टन करने के बाद आपने छोटे छोटे सफियर्स बनाए हैं इक्वल साइज के और उनकी क्वांटिटी 1000 है। ऑलराइट, तो ऐसा है कि जो स्मॉल सफियर्स बने हैं वो मान लीजिए कुछ इस तरह के बने हैं, ये सपोज करो। इस तरह के छोटे छोटे बच्चे आपके पास 1000 के करीब जो सफियर्स बने इक्वल साइजेस के। ओके गुरमान, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपका जो मेटल बॉल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, जब आप उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद जो भी चीज आपके पास आएगी उसके छोटे छोटे सफियर बनाएंगे इक्वल साइज के जिनका क्वांटिटी 1000 होगा। सो डोंट यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल मेटल will be equal to उसका, that. हाँ, will be equal to 1000 times the volume of each sphere of equal size? Yes, sir.
चलिए, तो मुझे ये बताओ इस समय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटल बॉल क्या होगा। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटल बॉल जो है, आई थिंक दैट विल कम आउट टू बिकम इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू 10 क्यूब, और आपकी जो 1000 के करीब स्मॉल सफियर्स हैं ऑफ इक्वल साइज के, उनका जो वॉल्यूम होगा दैट विल कम आउट टू बी 4/3 इंटू पाई इंटू, क्योंकि वो इक्वल साइज के, सो वी आर कंसिडरिंग, लेट्स टेक आर एज द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सफियर। सो दीज टू विल बिकम इक्वल, ये नंबर 1 है अजय और ये नंबर 2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ दोनों को बराबर करेंगे तो 4/3 पाई 10 क्यूब will become equals to 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू 1000, क्योंकि जो ये वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं ये ध्यान रखिएगा जी, आप एक सफियर का निकाल रहे हैं लेकिन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये कटिंग आपके पास हो जाएगी। तो आई थिंक यहां से यू आर गेटिंग 1000 इज इक्वल्स टू 1000 आर क्यूब, सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ आर क्यूब विल बिकम 1, सो इट इम्प्लाइज आर विल बिकम इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है मुझे। इसका मतलब जितने भी सरफेस आपके छोटे वाले हैं इक्वल साइज के सभी का रेडियस 1 हो जाएगा। अब ये कह रहा है मुझे इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो सरफेस एरिया ऑफ द मेटल जो है ना वो इंक्रीज हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? N%। तो आप मुझे बताओ स्टार्टिंग में जो आपका स्फेरिकल मेटल बॉल था, तो उस समय आई थिंक जो आपका सरफेस एरिया होगा दैट शुड इक्वल्स टू 4 pi r square, isn't it? And that will become equals to, I'm sorry, it's not 4 pi r square, आप इसको कहेंगे 4 pi इंटू 10 स्क्वेयर, क्योंकि स्फेरिकल मेटल बॉल का आप रेडियस जानते हैं, तो 4 pi इंटू 10 स्क्वेयर, सो दैट विल कम आउट टू बी 400 पाई। अब आप ये बताओ, ये तो सरफेस एरिया है आपका मेटल बॉल का। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ 1000 स्मॉलर सफियर्स? देखो सरफेस एरिया ऑफ 1000 smaller spheres will become equal to how much? I think this will become equals to 4 pi into 1 cube, 1 square, I'm sorry, 1 square will come out to be equals to 4 pi into 1000, क्योंकि आप 1000 का निकाल रहे हैं, तो 1000 into 4 pi into 1 square that will come out to be 4000 pi। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ द मेटल बॉल ये है, सरफेस एरिया ऑफ 1000 स्मॉलर सफियर्स ये है। तो अब आपको ये बताना है कि सरफेस एरिया ऑफ द मेटल अगर इंक्रीज हो जाता है N% से, तो बताइए N कितना होगा। देखो ये आ गया आपका इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल बॉल, जिसको मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल आई। ये आ गया आपके पास फाइनल सरफेस एरिया ऑफ द 1000 स्मॉलर सफियर्स। तो बेसिकली अब आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज देना है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होगा वजह वो कैसे आप डिफाइन करेंगे, वो आप कहेंगे जी दिस विल बिकम इक्वल्स टू फाइनल में से आप माइनस करेंगे इनिशियल, डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल होगा इनटू आप कर दीजिएगा 100। सो आई थिंक फाइनल इज 4000 पाई, उसमें से 400 पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 3600 पाई। उसको आप डिवाइड करेंगे बाय द इनिशियल विच इज बेसिकली 400 पाई इंटू आपके पास होगा 100। तो आई थिंक अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो कैलकुलेशन से आपको मालूम होगा इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 900। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 900। तो एन का वैल्यू हो जाएगा आपका 900। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहले आपने ना दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वल करके आर निकाला, उसके बाद आपको ये कहा कि सारे प्रोसेस में जो मेटल था, जो स्फेरिकल मेटल बॉल था, उसका सरफेस एरिया में इंक्रीज हो गया और वो N% इंक्रीज हुआ। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द मेटल बॉल पहले निकालिएगा, उसके बाद जितने भी स्मॉलर सरफेस है 1000 जिनकी क्वांटिटी, उनका सरफेस एरिया निकालिएगा।
तो इनिशियल हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द मेटल बॉल और फाइनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द 1000 स्मॉलर स्फीयर्स. So percentage increase will be final minus initial divided by initial into 100. That comes out to be 900. Any question, please? Let's move to the next one. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है. A right circular cone is enveloping a right circular cylinder. यानी कोन के अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो रेस्ट कर रहा है ऑन द बेस ऑफ द कोन. सिलेंडर जो है वो आपका रेस्ट कर रहा है ऑन द बेस ऑफ द कोन. If the radius and height of the cone is given as 4 centimeter and 10 centimeter respectively, and the radius of the cylinder is r, the largest possible curved surface area of the cylinder आपको बताना है. देखो एक बात ध्यान रखना कि जो सरफेस एरिया है ना सिलेंडर का, यहां पे कोट कर रहा हूं, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अगर आप कहते हैं कि आप लार्जेस्ट चाहते हैं तो ये तब होगा वजह जब आपका सिलेंडर जो है वो टच करेगा, जैसा मैं यहां पे डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं. जैसे मैं डायग्राम में शो कर. अब देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है. जिसमें ये कहा गया है कि इफ यू टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द कोन, सो हाइट ऑफ द कोन इज गिवन एज 10. तो ये चीज आपके पास है 10. रेडियस ऑफ द कोन इज कमिंग आउट टू बी 4 सेंटीमीटर. तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वजह ये आपके पास 4 है. सिलेंडर का रेडियस आर है. तो ऐसा करते हैं, अगर सिलेंडर का रेडियस आर है तो आप ऐसा करिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिएगा. अब देखो ये पोर्शन जो है ना, इतना सा पोर्शन हो जाए आपके पास जो दिस कम्स आउट टू बी आर. तो ऑटोमेटिकली ये पोर्शन भी आपका आर होगा. इफ यू आर कंसिडरिंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर एज एच, तो ये पोर्शन आपका एच होगा. अब मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ. ये आ गया आपका डी और ये आ गया ई. इस पिक्चर में आप देखेंगे वजह तो आपके पास एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मालूम हुआ कि ट्राइंगल एबीसी and the triangle ADE, they are going to be similar triangles. ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडी आर सिमिलर. तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो आई थिंक आप यहाँ पे कह सकते हैं मुझे, क्योंकि ये पोर्शन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, जितना सा पोर्शन जो है दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 10 माइनस एच. सो आई थिंक इफ यू लुक एट द पिक्चर केयरफुली, सो 10 माइनस एच जो कि बेसिकली आपका एडी होगा, डिवाइडेड बाय आपके पास ए बी विच इज कमिंग आउट टू बी 10. दैट शुड इक्वल्स टू आर विच इज गोइंग टू बी द radius of the cylinder divided by 4 which is going to be the radius of the circular part of the cone. तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूं कि मैंने कैसे किया है. बेसिकली मैं यहाँ पे कर रहा हूं AD अपॉन AB. So AD upon AB must equals to DE divided by BC. अब यहां से क्या होगा वजह, आपको ये समझना है कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर दिया हुआ है. तो अब देखते हैं हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं. तो ये देखो यहां से इफ यू टॉक अबाउट द सिंप्लीफिकेशन पार्ट, तो 40 माइनस 4h विल बिकम इक्वल्स टू 10 टाइम्स आर. अब देखिए यहां से आपका h निकल जाएगा. आई थिंक h इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच,
h will come out to be 40 minus 10r डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको एक बात समझनी, ये कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर इतना है, तो मैंने h निकाल लिया। तो h अगर आप कैलकुलेट करेंगे मुझे, तो यहां से अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालता हूँ, सपोज आई एम टेकिंग कॉमन एज 2, अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बनेगा 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 4, सो दिस कम्स आउट टू बी 20 माइनस 5r बाय 2। ये हो गया h। अब देखो इसके बाद ये कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो अगर आपको याद होगा, दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई आर इंटू एच। सो ये आपके पास है, और वो किसके इक्वल कह रहा है, ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। तो मुझे बताओ इस केस में जो आपका कर्व सरफेस एरिया होगा, उसको मैं नाम दे रहा हूं सी एस ए, दैट विल कम आउट टू बी 2 पाई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय एच। एच की जगह पुट अप कर दीजिएगा 20 माइनस 5r बाय 2। सो ये वाला कैंसिलेशन यहां पे हो जाएगा। आपको देखना है कि जो कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, वो इस पैटर्न में लिखना, ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। तो ये चीज जो है ना, यहां पे सिर्फ आपको r चाहिए, तो क्या करिएगा, 5 कॉमन निकाल लीजिएगा। सो आई थिंक ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, 5 पाई आर, इनसाइड द ब्रैकेट इट कम्स आउट टू बी 4 माइनस आर। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, जो आपके पास गिवन है, दैट इज बेसिकली ए पाई आर इंटू बी माइनस आर। सो आई थिंक द वैल्यू ऑफ ए विल बी 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी विल बी 4। सो ऑटोमेटिकली ए क्रॉस बी जो आपको पूछ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 20। सो ए विल बी 5, सो ए इंटू बी will come out to be equals to 5 into 4। That is the required solution। मैं यहाँ पे मार्क कर दूं कि ये आपका A का रोल प्ले कर रहा है, और ये चीज है जो आपका B का रोल। So 20 meter is going to be the required solution। Any question you have, any doubt in your mind, you are free to ask, my dear. Gurman, any question, please? Look at the next one। देखिए नेक्स्ट वन में अब आपको ये कह रहा है कि सर्कुलर टेंट है आपका, जो कि सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर्स। वो 3 मीटर की हाइट तक आपका सिलेंड्रिकल है, और उसके बाद वो कोनिकल है। ओके, इसका मतलब ये हो जाए कि अब अगर आप देखें तो इस तरह से एक आपका कोन है, ये आपके पास है जो कि सर्कुलर टेंट है। वो सिलेंड्रिकल टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर, इसका मतलब यहां तक, यानी कि 3 मीटर तक वो सिलेंड्रिकल है। ये आ गया आपका 3 मीटर। उसके बाद वो कोनिकल है, और ये कह रहा है इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर। इसका मतलब ये चीज जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका 105 मीटर है, तो ये पोर्शन भी होगा और ये पोर्शन भी 105 मीटर होगा। तो ऑटोमेटिकली इस समय आप अगर देखेंगे तो कोनिकल टेंट या सर्कुलर टेंट या सिलेंड्रिकल का जो बेस है, उन दोनों का जो रेडियाई होगा, दैट विल कम आउट टू बी 105 बाय 2, एंड दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 52.5 मीटर। हाइट आपको 3 मीटर दे रखा सिलेंड्रिकल पार्ट का। स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, तो स्लांट हाइट का मतलब है कि ये पोर्शन जो है वो आपको गिवन है, दिस इज गिवन एज सिंपली इक्वल्स टू 53 मीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस 5 मीटर वाइड टू मेक द रिक्वायर्ड टेंट। यू हैव टू फाइंड कितना लेंथ होगा उस कैनवस का जो कि 5 मीटर वाइड है, और उससे आप क्या करना चाहते हैं, एक टेंट बनाना चाहते हैं। कितना लेंथ चाहिए उस कैनवस का जो कि 5 मीटर वाइड है। आई थिंक इस क्वेश्चन में यू हैव टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ द सरफेस एरिया। सो आई हैव यू अंडरस्टैंड, इसमें आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया विल कम आउट टू बी, टोटल सरफेस एरिया विल बिकम द सरफेस एरिया ऑफ कोन
प्लस आपका बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। उसको ही कवर करके आपने टेंट बना। उसको कवर करने के लिए आपको ये बताना है कितनी जरूरत पड़ेगी कैनवस की, जो कि 5 मीटर वाइड है, तो लेंथ बतानी है। तो आई थिंक टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा। देखो टोटल सरफेस एरिया को मैं टीएस से बोल रहा हूँ इस केस में, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। I think surface area of the cone will come out to be pi into r into L, and plus you have to add the surface area of the cylindrical part, that comes out to be equals to 2 pi r into h. So it will become pi into r। r यहाँ पे आपका बन जाएगा 52.5 into लेंथ जो कि स्लांट हाइट इज कमिंग आउट टू बी 53। उसमें आप ऐड करेंगे 2 पाई into r, which again comes out to be 52.5, और multiplied by the height of the cylindrical part that is given as 3। तो ये टोटल सरफेस एरिया है। तो ये जो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया जिसको आप कवर करना चाहते हैं। एक कैनवस है जो 5 मीटर वाइड है और उसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो आप ये बताइए टोटल सरफेस एरिया जो होगा, आई थिंक दैट शुड इक्वल्स टू बिकम लेंथ ऑफ द कैनवस इंटू जो उसकी विड्थ है 5। ये इससे कवर हो जाए। सो 1 इज इक्वल्स टू 2, सो 5 इंटू एल विल बिकम इक्वल्स टू, इन द राइट हैंड साइड आप अगर देखेंगे तो इट विल कम आउट टू बी पाई इंटू 52.5 इंटू 53 प्लस 2 पाई इंटू 52.5 इंटू 3। तो यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ। मैंने पाई कॉमन निकाला, इसके साथ मैंने 52.5 को भी कॉमन निकाला, और इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद ओनली 53 plus it comes out to be 2 into 3, which comes out to be 6. So from here, I think 5 into L will come out to be pi multiplied by 52.5 into आपका बन जाएगा 59। इसमें जब आप कैलकुलेशन पार्ट को कवर करेंगे वजह, तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जब आप निकालेंगे तो यहाँ से जो आपका L का वैल्यू आएगा वो आपके पास हो जाएगा। What should be the value of L? Any guess you have? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1947 मीटर के करीब आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 1947। आप यहाँ पर पाई को कंसिडर करिएगा 22/7, तो बेटर रहे। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। एनी क्वेश्चन प्लीज, देवित एनी नो क्वेश्चन। सर। चलिए नो सर। लुक एट द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन में बताओ कैसे करेंगे, या आप लोग मुझे बताएंगे। यस गुरमन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पूरा सवाल पढ़िएगा। सॉलिड सफियर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको आपने मेल्ट किया। मेल्ट करके क्या बनाया आपने, एक हॉलो सिलेंडर जो कि यूनिफॉर्म थिकनेस का है। अगर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर जो है वो 5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर की हाइट 32 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। सॉलिड सफियर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर को मेल्ट कर दिया। तो सफियर को मेल्ट करके, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सफियर की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होगा इस केस में। गुरमन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सफियर। फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द सफियर माय डियर। 4/3 πr क्यूब। तो कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 4/3 इंटू पाई इंटू 6 क्यूब। ये सफियर का वॉल्यूम है। इसको आपने मेल्ट करके क्या किया, इसको मेल्ट करके आपने एक हॉलो सिलेंडर बनाया जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है, तो आपका जो बेस है उसका एक्सटर्नल रेडियस का मतलब क्या है, ये चीज देखो। ये हो जाएगा आपका इंटरनल।
ये आ गया इंटरनल, और ये देखो ये है आपका एक्सटर्नल। तो ये बताओ इसमें क्या चीज है जिसको हम थिकनेस बोलेंगे। ये चीज होगी वजह थिकनेस, ये थिकनेस है, ये निकालनी है। यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है। तो बेस का आपको कितना दिया हुआ है रेडियस, दैट इज गिवन एज 5। एक्सटर्नल रेडियस तो आप इंटरनल रेडियस मान लीजिएगा स्मॉल आर। हाइट आपको दे रखे 32 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास है। आई थिंक जो वॉल्यूम ऑफ द सफियर है उसको आपने क्या किया, मेल्ट करके जो बनाया वो हॉलो सिलेंडर है। जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा उतना ही वॉल्यूम बनेगा हॉलो सिलेंडर का। So volume of the hollow cylinder will come out to be, what is the volume of the hollow cylinder? This come out to be how much? It should be pi into r square into h, the volume of external cylinder minus the volume of the internal cylinder, where capital R is given to you as 5. So pi into 5 square into h is given as 32 minus pi into r square into h, which is given as 32. So from here I think you will find out, ये बन जाएगा वजह आपके पास 32 पाई, इनसाइड द ब्रैकेट इज कम आउट टू बी 25 माइनस आर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट बहुत ध्यान से देखना मुझे। तो आ गया वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से जब आप स्मॉल आर निकाल लेंगे तो फिर जो कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 5, उसमें से स्मॉल आर माइनस कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थिकनेस मालूम हो जाएगी। तो इसको मैं 5 को ले रहा हूँ कैपिटल आर, स्मॉल आर जो है वो मेरे पास जो है वो इंटरनल जो है वो रेडियस है। तो आई थिंक यहाँ पर 1 और 2 को इक्वल कर दीजिएगा अजय। 1 और 2 को जब आप इक्वल करेंगे सो यू आर गेटिंग 4/3 इंटू पाई इंटू 6 क्यूब, उसको मैं लिख रहा हूँ 6 into 6 स्क्वेयर, विल बिकम इक्वल टू 32 पाई। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आई एम गिविंग 1 = 2 कर रहा हूँ। 32 पाई multiplied will be 25 minus r square. Now let us start with the cancellation. पाई cancellation होगा, यहाँ पे आप देखिए 3 × 2 = 6, 4 × 8 = 32. So now you're getting 2 × 4 = 8, 4 × 9 = 36. तो कैलकुलेशन इस तरह से कर रहा हूँ। तो 25 माइनस आर स्क्वेयर जो है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9। सो यहाँ से आप देखेंगे तो आर स्क्वेयर का वैल्यू बन जाएगा 16। तो आर स्क्वायर अगर 16 है, द वैल्यू ऑफ आर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4। तो इंटरनल रेडियस आपका 4 आ गया। तो आप मुझे बताओ इस केस में आई थिंक अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म थिकनेस क्या होगी। तो यूनिफॉर्म थिकनेस जिसको हम कह रहे हैं, आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल आर में से स्मॉल आर। तो यूनिफॉर्म थिकनेस विल कम आउट टू बी कैपिटल आर विच इज बेसिकली 5, उसमें से स्मॉल आर माइनस कर दीजिएगा, दिस कम्स आउट टू बी 1। तो 1 सेंटीमीटर इज गोइंग टू बी द यूनिफॉर्म थिकनेस। These questions are not very difficult, but you have to understand the concept of volume. Now look at the next question we have. ये कह रहा है जो आपके पास एक सॉलिड टॉय है, देखिए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है आपका, तो लट्टू की तरह। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2। तो अगर मैं कहूं तो यहां से यहां तक जो दूरी है और ये दूरी, ये दोनों के दोनों बराबर है, ये 4.2 है। देखो ये भी आपका 4.2 है और ये चीज भी आपकी 4.2। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज गोइंग टू बी 10.2 सेंटीमीटर। देखिए ये टोटल हाइट आ गई आपके पास, ये हो गया इस 10.2 की बात।
नाउ इफ इट इज 10.2 तो ऑटोमेटिक हो जाए ये पोर्शन जब आप निकालेंगे, कोन का जब आप हाइट निकालेंगे तो 10.2 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये बनेगा आपका कोन का हाइट। सो 10.2 में से 4.2 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6। आपको बताना कितना वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज हुआ है टॉय में। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज जो है जो वो किस तरह से निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस आपका बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। I think the volume of the cone is coming out to be 1 by 3 into pi r square h. The volume of the hemisphere will come out to be 2 by 3 into pi r cube. इसको evaluate करिएगा। तो 1 by 3 into, I think 1 by 3 into pi, तो इसमें काम करिएगा, pi by 3 कॉमन निकाल लीजिएगा थ्रू आउट। इन द ब्रैकेट आपके पास आएगा आप 1/3, पाई/3 कॉमन निकालेंगे तो आर स्क्वायर इंटू एच, तो आर आपके पास बनेगा 4.2, 4.2 का स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ कोन की बात कर रहे हैं तो वो 6 होगा, क्योंकि कोन का हाइट आप लेंगे 6, प्लस इट विल बिकम 2 इंटू आर क्यूब। सो आर इज कमिंग आउट टू बी 4.2, उसका क्यूब कर दीजिए। इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे मुझे, तो आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दिस कम्स आउट टू बी रफली इक्वल टू 266.11। पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा, तो 266.11 सेंटीमीटर क्यूब जो है दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज इन द टॉय। इसमें कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अब आइए एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जरा गुरमन मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, जरा पढ़िएगा प्रॉब्लम क्या है। एक थ्रेड है जिसको आप सिलेंडर पे बांध रहे हैं, इस तरह से कि आपने एग्जैक्टली 24 कंप्लीट टर्न्स लिए हैं अराउंड द सिलेंडर। ये वही बात आ गई ना, जैसे आपके पास एक छोटा सा, मान लीजिएगा कि एक बैटरी का सेल है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, धागा बांध रहे हैं। द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड वो टच कर रहे हैं द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सिलेंडर। अगर सिलेंडर का सरकमफ्रेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसका कर्व सरफेस एरिया 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बताइए कैसे करेंगे, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को एलेबोरेट करेंगे। आप सपोज करो बच्चे ये आपका सिलेंडर है जो मैंने दे रखा, इसके ऊपर जो है ना ये मैंने जो लाइंस लगा रखी है स्लांटेड लाइन से, बेसिकली थ्रेड है जो आप बांध रखे। कैसे इसको करूं बताओ। कवर सरफेस एरिया जो है वो आपका ये है जो आपने पूरा कवर किया है, वो बेसिकली 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? यस गुरमन। एनी आइडिया यू हैव, यू जस्ट टेल मी। देखो ये पूरा सरफेस एरिया जो कवर हो रहा है ना आपके पास, वो है बेसिकली 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इमेजिन करो कि दो एंड्स हैं थ्रेड के, एक टच कर रहा है टॉप को और एक बॉटम ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस है वो आपका 15 सेंटीमीटर है। एनी आइडिया माय डियर? दो, सबसे पहले वजह हम इसमें निकालेंगे हाइट जो आपके पास है। तो हाइट कैसे निकलेगी बताइए, एनीबॉडी प्लीज। हाउ विल फाइंड द हाइट?
आई थिंक हाइट अगर आप देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट टू बी 2 π r h अपॉन 2 π r। समझे क्या किया वैसे मैंने? 2 π r h क्या बन गया आपके पास? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसको डिवाइड कर दिया बाय द सर्कमफ्रेंस से। सो 2 π r h कितना दिया हुआ है? दैट इज गिवन एज 2880। उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 π r से, एंड 2 π r इज गिवन एज हाउ मच? 2 π r तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो सरकमफ्रेंस है जिसकी आप कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर की है। सो 2880 को डिवाइड करेंगे 15 से, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल टू 192 सेंटीमीटर। ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। एनी स्टेज? नो सर। अब मुझे बताओ इसके बाद में क्या करो। आपने एच निकाल लिया ना गुरमन, तो हाइट तो मालूम होगी कि आपकी 192 सेंटीमीटर होगी। अब इसके बाद में क्या करो? मुझे बताओ गुरमन, एक बड़े सिंपल सी बात है वैसे। जब आपने हाइट निकाला 192, तो ये बताइए कितने आपने कंप्लीट टर्न्स लिए हैं, ये बताइए। पूरा सवाल देखिए, कितने आपने टर्न्स लिए? 24 कंप्लीट टर्न्स लिए हैं धागे से सिलेंडर के अलावा। और आपको ये मालूम होगा कि हाइट आपकी जो है वो बेसिकली 192 सेंटीमीटर है। देखो, जब आपकी पूरी हाइट 192 सेंटीमीटर है, 24 आपने टर्न्स लिए हैं, तो आप मुझे बताइए इस केस में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हम ये बता सकते हैं मुझे कि इस समय आपका ये पोर्शन कितना होगा। देखो ये पोर्शन, ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा, अगर आप 192 को डिवाइड कर देते हैं 24 से, इसका मतलब इसकी जो पूरी होगी ना वो 8 के करीब होगी। 192 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, 24 आप कंप्लीट टर्न्स ले रहे हैं अराउंड द सिलेंडर। तो ये चीज आपको मिल जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 8। अब उस चीज को मैं यहां पे ला रहा हूं कि ये चीज अगर आपके पास 8 है, ठीक है जी, तो ये बताओ कि इस समय ये पोर्शन कितना, क्योंकि सरकमफ्रेंस आपका 15 है, तो ऑटोमेटिकली बाय द पाइथागोरन ट्रिपलेट आप समझ सकते हैं कि ये पोर्शन कितना होगा। ये पोर्शन, दिस कम्स आउट टू बी 17। इसका मतलब एक जो कंप्लीट टर्न है ना उसकी लंबाई होगी 17 सेंटीमीटर। सो वन कंप्लीट जो टर्न आएगा, उसका लेंथ जो बनेगा वो आपका 17 सेंटीमीटर। इमेजिन करो बच्चा, आप ना सेल के अराउंड धागा बांध रहे हैं, ठीक है, और दो एंड्स ऑफ द थ्रेड जो है वो टच कर रहे हैं टॉप एंड बॉटम को। आप एक कंप्लीट टर्न जो है जो आप सिलेंडर के अराउंड कर रहे हैं उसकी जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है। तो अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताना है। तो आप मुझे बताओ, अगर एक टर्न जो है उसकी लंबाई अगर 17 सेंटीमीटर है, तो दिवित मैंने कितने टर्न्स लिए हैं बताइए? हाउ मेनी टर्न्स आई हैव टेकन? धागे के कितने टर्न्स मैंने लिए हैं आपके सिलेंडर के अराउंड? लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली दिवित। Yes, sir. कितने लिए जरा पढ़ो स्टार्टिंग से। A thread is A wound on thread, the cylinder such that it makes exactly 24 complete turns. तो अगर एक yes, sir. कंप्लीट टर्न की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो 24 की कैसे निकालेंगे? तो 17 इंटू सर ये 24। हाँ जी सर ठीक है, इंटू इंटू करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जी एक कंप्लीट टर्न अगर 17 सेंटीमीटर का है तो स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है ना। 208 हाँ, तो 408 हो जाएगा आपके पास। देखो लेंथ ऑफ द थ्रेड कितना बनेगा। देखिए लेंथ ऑफ द थ्रेड जो होगा
that should equals to 24 into 70. And this comes out to be simply equals to 408 सेंटीमीटर. 408 सेंटीमीटर जो है ना वो आपकी स्ट्रिंग की लंबाई हो जाएगी. ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको जरा समझना ध्यान से. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हमने किस तरह से कर रखा है. इसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों का मेनली जो कंसर्न था वो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रहा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के टिल अप टू 10th क्वेश्चन तक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम और उसके एप्लीकेशन पार्ट्स. So this is all we have for the today's lecture, and this is almost end part of the mensuration part. So in the next class we'll start with the number theory. Thank you very much. Thank you for your kind cooperation. Thank you, sir. Thank you.